है। नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई है। नए साल की आहट के साथ सर्दी ने भी अपनी धमक जमा दी है। 2020 के आखिरी दिन सुबह सुबह कोहरे की चादर में दिल्ली लिपटी सिमटी नजर आई। पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। पारा 4 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली, अमृतसर, पाली, ऊना, कानपुर, हिसार, माउंट आबू और फजिल्का की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली पूरी तरह से धुंध और कोहरे से लिपटी हुई है। हालांकि तापमान भी यहां पर काफी कम हो गया है। न्यूनतम तापमान कुछ ही दिनों में बताया जा रहा है कि 3 डिग्री तक पहुंच जाएगा। ठंड बेहद ज्यादा है। अमृतसर का भी हाल वही है। पाली, ऊना में भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि ऊना की तस्वीरें थोड़ी साफ है, लेकिन यहां पर देखिए किस तरह से बर्फ जम गई है। ठंड इतनी ज्यादा है क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट है। और ये केलोंग की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर माइनस में पहुंच चुका है तापमान, लेकिन जो सैलानी हैं वो मस्ती करते नजर आ रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए जाहिर सी बात है हमेशा की तरह मुश्किल बढ़ जाती है इन इलाकों में, क्योंकि आप देख सकते हैं जबरदस्त बर्फबारी हो रही है इन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में। और जो मैदानी इलाके हैं उस पर असर देखने को मिल रहा है। माउंट आबू में देखिए किस तरह से पानी जो है वो जम गया है। जिन इलाकों में झील, ये देखिए किस तरह से पानी जम चुका है इन इलाकों में। माउंट आबू में भी पारा काफी नीचे पहुंच गया है। आज 2020 का आखिरी दिन है और नए साल के स्वागत के लिए लोगों ने तमाम प्लान बनाए हैं। 2020 में कोरोना ने कई रंग दिखाए और अब कोरोना का ये असर आखिरी दिन भी नजर आएगा। कोरोना को देखते हुए राज्यों ने नए साल को लेकर कई गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है। न्यू ईयर यानी जश्न का मौका, लेकिन जिस कोरोना ने पूरे साल आपको कई पाबंदियों में कैद रखा, उस कोरोना का असर साल के आखिरी दिन और अगले साल के पहले दिन भी देखने को मिलेगा। कोरोना को देखते हुए राज्यों ने नए साल को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कई पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली के होटल, पब, रेस्टोरेंट सिर्फ 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे और स्पेशल इवेंट्स की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाने का संदेह होने पर एल्कोमीटर का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि संदिग्ध लोगों का मेडिकल टेस्ट होगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में रात 8 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। पुलिस ने ज्यादा भीड़ लगाने वाली जगहों पर स्पेशल टीम तैनात करने का फैसला लिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने वाली पुलिस की अलग टीम होगी। दिल्ली मेट्रो में रात 9 बजे से राजीव चौक स्टेशन से निकासी बंद होगी। हालांकि स्टेशन से एंट्री की इजाजत होगी। मेट्रो के कनॉट प्लेस स्टेशन पर भीड़ बढ़ी तो वहां मेट्रो सर्विस रोकी जा सकती है। सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से पब मालिकों ने भी तैयारी कर ली है। हालांकि इस बार पाबंदियों का असर जेब पर भी पड़ेगा। क्योंकि गाइडलाइन ये है कि जितनी संख्या है उससे सिर्फ आधे लोग ही एक बार में पब के अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं। पब देखिए अभी फिलहाल खाली है। इस पब में 200 लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन चूंकि गाइडलाइन है कि 100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं, ऐसे में अभी जो हमारी बात हुई है पब ओनर से, उनका कहना है कि मुश्किल से आज 29 लोगों ने अभी तक बुकिंग कराई है। जश्न की रातों के लिए मशहूर ग्लैमर नगरी मुंबई में भी इस बार पार्टी की आजादी नहीं मिलने वाली। महाराष्ट्र सरकार की ओर से नए साल पर पाबंदियों की लंबी लिस्ट तैयार है। मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी 4 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं चल सकेंगे। मुंबई में रेस्टोरेंट्स, होटल, पब और यहां तक कि घरों और सोसाइटी की छतों पर पार्टियों की मंजूरी नहीं होगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने का संदेह होने पर ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल नहीं होगा। पुलिस संदिग्धों का ब्लड टेस्ट कराएगी। अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने की पुष्टि हुई तो ड्राइवर की गिरफ्तारी होगी और उसके साथ गाड़ी में चल रहे लोगों पर भी केस दर्ज किया जाएगा। हमारी तरफ से हमने 144 सीआरपीसी के आदेश निकाला है, जिसमें 5 और उससे ज़्यादा लोग कहीं भी जमना उसके ऊपर बंदी है। और 31 रात को किसी भी तरह की पार्टी के ऊपर बंदी है। रूफटॉप्स, टेरेसेस, बोट्स, बीचेस, रेस्टोरेंट्स, बार्स एंड पब्स
में जो न्यू ईयर के पार्टीज जो होते हैं, इस बार उनके ऊपर बंदी है। जिस तरह कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है, उसे देखते हुए पाबंदियों की लिस्ट भी लंबी हो रही है। देश के बाकी शहरों में भी हालात को देखते हुए कई पाबंदियां लगाई गई हैं। अहमदाबाद में 31 दिसंबर यानी आज रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। रात 9 बजे के बाद अनावश्यक घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई होगी। बेंगलुरु में आज रात 10 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक ज्यादातर फ्लाईओवर्स पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। गुरुग्राम में सुरक्षा और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए 71 पुलिस नाकों पर 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार हर वो गाइडलाइन फॉलो करेगी जो केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई है, लेकिन ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और कोविड-19 की गाइडलाइन हर समय हर जगह फॉलो की जाए। इन सब के बीच में राज्य सरकार और कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल की पुलिस ये बखूबी जानती है कि ये चुनावी का साल है और ऐसे में ऐसे कोई भी कदम नहीं उठा सकते जिससे जनता में नाराजगी हो। इसलिए जहां एक और न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी होगा तो वहीं दूसरी ओर नियमावली का भी पालन। पहाड़ों पर नया साल का जश्न मनाने वालों को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी ने सैलानियों की चांदी जरूर कर दी है, लेकिन साथ ही कई पाबंदियां खलल डालने को तैयार हैं। हिमाचल में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू है। वहीं उत्तराखंड में भी सार्वजनिक जगहों पर पार्टी करने पर पाबंदी लगा दी गई है। साल जरूर खत्म हो रहा है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। ऐसे में नए साल के मौके पर भी सावधानी बेहद जरूरी है। आज तक ब्यूरो। आज 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का ऐलान हो सकता है। देश के शिक्षा मंत्री ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि आज स्कूलों को परीक्षा के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, लेकिन परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होंगी। करीब 9 महीने स्कूलों पर लटके तालों के बीच 10वीं और 12वीं के छात्रों को अब ये चिंता सता रही है कि बोर्ड परीक्षाओं का क्या होगा। क्या अब की बार ऑनलाइन पढ़ाई की तरह परीक्षाएं भी ऑनलाइन होंगी? शायद नहीं। देश के शिक्षा मंत्री ने छात्रों के मन में उठ रहे सवालों का आज तक पर जवाब दिया और बताया कि आज ही परीक्षाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए फरवरी तक हम परीक्षाओं को स्थगित रखेंगे। लेकिन अब प्रश्न ये है कि अब आगे कब होंगी। तो हम लोगों ने आगे तक का जो परिस्थितियां हैं उसका अध्ययन करके और कल 31 तारीख को नए वर्ष के शुभारंभ से पहले पूर्व संध्या पर, नए वर्ष की पूर्व संध्या पर हम लोग को कोशिश कर रहे हैं कि उसको छात्र को तिथियां भी मिल जाएं। अगर 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन होगी, छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर ही जाना होगा, तो क्या इसके लिए मंत्रालय की ओर से पूरी तैयारी है? लेकिन हम पूरी तैयारी में हैं और बच्चे की पढ़ाई और उसके बाद उसकी परीक्षा की तैयारी, और तैयारी में जब वो बैठेगा तो कैसे सुरक्षित वो अपनी परीक्षा देगा, इसकी तैयारी पूरे देश के अंदर पूरी ताकत के साथ होती है, हो रही है। अगर परीक्षा देने के लिए छात्रों को सेंटर पर जाने की जरूरत होगी, तो क्या परीक्षा के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा? सुरक्षा की दृष्टि से अपने दूरियां भी बना करके रखेंगे और मास्क भी पहनेंगे तो इस सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही जरूरी होगा। सुरक्षा आपके अपने हाथ पर है और जिन लोगों ने उन नियमों का पालन किया वो आज भी सुरक्षित हैं। लाखों बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं, लेकिन कोई घटना नहीं हुई और अच्छे तरीके से परीक्षाएं हुई। महामारी के वक्त स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई करवाई, तो क्या छात्र अब बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार हैं? हमने इस सवाल का जवाब भी देश के शिक्षा मंत्री से जानने की कोशिश की।
सीबीएसई ने 30% अपने पाठ्यक्रम को कम किया है ताकि बच्चे पर ज़्यादा दबाव न बने। उसी के अनुरूप भविष्य में जो प्रश्न पत्र भी होंगे उसी के अनुरूप बनेंगे भी, तो उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। समय समय पर हम शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी कर रहे हैं, करते भी हैं। जब 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्कूलों में लेने की तैयारी है तो आज तक ने शिक्षा मंत्री से ये भी जानने की कोशिश की कि शैक्षणिक संस्थान कब खुलेंगे। मुझे लगता है कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ वो स्कूल क्रमबद्ध खुलते चले जाएंगे और हम समय समय पर इन परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय भी लेते रहेंगे। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ये वक्त काफी चुनौती वाला है। पूरे साल घर में बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ी और अब कोरोना के खौफ के बीच सेंटर पर जाकर परीक्षा देनी होगी। इन चुनौतियों से पार पाना ही छात्रों की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। अविश्वास का संकट समाज की तरह संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बीच भी बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल को हटाने की मांग की। दावा किया कि राज्यपाल संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। बोलपुर में ममता बनर्जी ने इसी तरह से 4 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया। बोलपुर में ममता बनर्जी रविन्द्रनाथ टैगोर की फोटो को हाथों में थामते हुए चलती दिखी। जिस जगह पर 10 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने रोड शो निकालकर ममता बनर्जी को ललकारा था, उसी जगह को ममता ने शक्ति प्रदर्शन के लिए चुना और 20 दिसंबर को अमित शाह की मेजबानी करने वाले गायक को मंच पर बुलाया। लेकिन बंगाल को जीतने के लिए संकेतों की ये राजनीति राज्यपाल के एक बयान से अचानक गर्मा गई। पश्चिम बंगाल के हर चुनाव को पूरे देश में इस दृष्टि से देखा जाता है कि यहाँ पर हिंसा का तांडव नृत्य होगा। इलेक्शंस विदाउट फियर नहीं होते हैं। लगातार प्रथम सेवक की हैसियत से मेरा प्रयास रहा है। कामकाज के तरीकों और अधिकारों को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और ममता सरकार में पहले भी ठनी है, लेकिन पत्नी के साथ पूजा पाठ करने वाले जगदीप धनखड़ जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने ममता सरकार को तो घेरा ही, उन सरकारी कर्मचारियों को भी चेतावनी दी जो चुनाव में कथित तौर पर ममता बनर्जी के लिए काम करने लगते हैं। एक अपराधी, आप भारत के संविधान के तहत जो नियम बने हैं, जो आपसे उम्मीद रखते हैं, यू विल मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, आप उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते तो मुझे कोई संकोच कहने में नहीं है, आपके लिए समय बहुत कष्टदायी रहेगा। इस बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर राज्यपाल को हटाने की मांग कर डाली। बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस में अब लड़ाई राज्यपाल तक पहुंच गई है। तृणमूल कांग्रेस ने सीधे राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राज्यपाल को अपने पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि वे भूल गए हैं कि संविधान की धाराओं में किस तरह से एक राज्य सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। रवैये पर तो सवाल उठे ही थे, लेकिन अब ये चिट्ठी लिखकर मानो तृणमूल कांग्रेस ने इस लड़ाई को एक स्तर ऊपर पहुंचा दिया है। पश्चिम बंगाल के चुनावों के दौरान राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्यपाल इसे आधार बनाकर इस तरह की बयानबाजी कर सकते हैं। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। आज किसान आंदोलन का 36वां दिन है। किसान और सरकार के बीच कल 7वें दौर की बातचीत में पूरा समाधान तो नहीं निकला, लेकिन विवाद के 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। अब पूरा समाधान के लिए 4 जनवरी को 8वें दौर की बैठक तय की गई है। किसानों को भी उम्मीद बंधी है। बड़ी उम्मीदों के साथ आंदोलनकारी किसान नेताओं और सरकार के 3 मंत्रियों के बीच दिल्ली के आलिशान विज्ञान भवन में 7वें दौर की बातचीत शुरू हुई थी। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक करीब 5 घंटे की बैठक चली। समाधान भी निकला, लेकिन आधा अधूरा, क्योंकि जिन 4 मुद्दों पर विवाद का ताला जड़ा हुआ है
उनमें से 2 मसले पर सहमति यानी रजामंदी बन गई। 5 घंटे की मैराथन बैठक खत्म होने के बाद खुद देश के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के नतीजों की जानकारी दी। किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। यूनियंस के लीडर को चाहिए कि जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, उनको घर जाने के लिए वो आग्रह करें। चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कृषि मंत्री ने बताया कि 7वें दौर की बातचीत बेहद सकारात्मक रही और अब देश की नजर 4 जनवरी पर टिकी है, जब किसानों और सरकार में 8वें दौर की बातचीत होगी। आज किसान आंदोलन का 36वां दिन है, लेकिन 7वें दौर की मीटिंग के बाद किसानों के चेहरों पर भी सुकून दिखाई दे रहा है। कड़ाके की ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर डटे अन्नदाताओं को भी उम्मीद बंधी है कि 4 जनवरी को खुशखबरी आ सकती है। एक तो पुरानी वाली कोरोना करा, एक जो बिजली का कानून था वो उन्होंने वापसी ले लिया है। तो आप लगता है कि आधी जो 4 एजेंडा थे, हाँ, तो 2 उसमें से हो जाए, 2 मान लिए। तो आपको लगता है कि सरकार का जो बाकी 2 कानूनों को लेकर के जो रुख है, कुछ नरमी है उसमें कि अमेंडमेंट पे ही अड़ी हुई है सरकार? नहीं, सरकार तो संशोधन पे है, लेकिन उस पर हमने पेंडिंग छोड़ दिया अभी, और उसमें 4 तारीख में 2 इशू पर 4 तारीख में बात। उनको वापस करने के लिए मान गए हैं वो 2 कानून वापस लेने के लिए, इसलिए फिर हमने उनको खाना भी खिलाया गुरुद्वारा से मंगवा के, हमने उनकी चाय भी बड़े अच्छे माहौल में बात हुई। फिर हमने एक मीटिंग तय की है, 4 तारीख को मीटिंग गवर्नमेंट के साथ होगी, 2 तारीख हम जथेबंदियां मीटिंग करेंगी, तय करेगी, और जो हमारा कल का ट्रैक्टर वाला मार्च वो पोस्टपोन कर। सो हमारा मेन आंदोलन जो है वो तीनों ऑर्डिनेंस पर है। तो आज की मीटिंग में जो हुआ, जितना हुआ अच्छा हुआ, पर जो मेनली 3 ऑर्डिनेंस पर है वो अभी भी बात वहीं की खड़ी है। सो बात तो हुई है, कुछ आगे बढ़ी है, हम ये नहीं कहते कि ये मीटिंग में कुछ आगे नहीं बढ़ा, कुछ तो आगे बढ़ी है, पर ये किसान का आंदोलन जो चल रहा है वो तीनों ऑर्डिनेंस खेती के संदर्भ में आए हैं, उस प्रति है। अभी 4 तारीख की मीटिंग दी है उन्होंने, उसमें देखते हैं क्या निकलता है। उच्ची सुच्ची बाणी बाबे नानक दी, घर घर बिच कहानी बाबे नानक दी। हालांकि सरकार और किसानों में बातचीत का 7वां दौर सकारात्मक दिखाई दिया, लेकिन विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी का मौका नहीं छोड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट में लिखा कि साल 2020 खत्म होने को है। पूरा देश केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता को लेकर सकारात्मक परिणाम का इंतजार कर रहा था, लेकिन सरकार झुकी नहीं और नतीजा सिर्फ 4 जनवरी को अगली बातचीत का निकला। अब इंतजार 4 जनवरी का है, जब सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बैठक होगी। उम्मीद है कि नए साल के पहले सप्ताह में किसानों को गुड न्यूज मिल जाएगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। विश्वास के आधार पर प्यार पनपता है, लेकिन यूपी में लव और लव जिहाद कानून के बीच अविश्वास की सियासत पनप रही है। लव जिहाद कानून बने 1 महीने हो चुके हैं। अब 100 से ज्यादा पूर्व अफसरों ने चिट्ठी लिखकर इस कानून को मुस्लिमों को परेशान करने वाली साजिश बताया है। चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। कोई अडल्ट है तो उसको राइट है अपनी जिंदगी गुजारने का, वो किससे शादी करे ना करे, आप कौन होते, क्या कानून बना रहे हैं। मकसद एक ही है कि एक तो संविधान की धज्जियां उड़ा दो, दूसरा पूरे देश में मुसलमानों के, मुस्लिम माइनॉरिटी के ताल्लुक से एक नफरत की फिजा को पैदा करो। लव जिहाद कानून के खिलाफ अब रिटायर्ड नौकरशाह भी उतर आए हैं। 104 पूर्व अफसरों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर इस कानून को समाज में अंधविश्वास बढ़ाने वाला बताया है।
पत्र लिखने वालों में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, विदेश सचिव निरुपमा राव और प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार TKA नायर भी शामिल हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून को अल्पसंख्यकों को परेशान करने की साजिश बताया, जो राज्य में गंगा जमुनी तहजीब को तबाह कर देगा। पूर्व अफसरों ने इस चिट्ठी में मुरादाबाद की घटना का जिक्र भी किया, जिसमें मुरादाबाद की पिंकी ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर अपने पति राशिद को फंसाने का आरोप लगाया। आज तक के साथ बातचीत में पिंकी ने बताया था कि उसने अपनी मर्जी से धर्म बदला है। कोर्ट में भी ये बात रखी आपने कि मैं गर्भवती थी और मेरे साथ ये घटना हुई है। सर कोर्ट में ये जवाब नहीं पूछा गया था, सिर्फ ये पूछा गया था कि आप अपनी मर्जी से शादी करिए, कहाँ करिए, लड़के को जानती थी, कास्ट क्या है। मैंने कहा हम जानते थे, उसकी कास्ट को जानते थे, सब कुछ जानते थे, अपनी मर्जी से करा, सब कुछ पता था लड़के के बारे में, कहाँ का है कहाँ का नहीं है, सब अपनी मर्जी से करा। पूर्व नौकरशाहों ने मुरादाबाद की तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन करके शादी के मामले में अदालत ने फिर से जोड़े को मिला दिया। अदालत ने आदेश इस आधार पर दिया कि लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर है और उसे अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार है। एक अडल्ट को इख्तियार है कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारे, इसमें स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह के बीजेपी रूल स्टेट्स में ये कानून बनाकर मकसद एक ही है कि भारत के संविधान का ये लोग वायलेशन कर रहे हैं, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 25 का। उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी लव जिहाद पर सख्त कानून बनाकर धर्मांतरण को रोकने का दावा कर रही है। कानून बनने के महीने भर के अंदर उत्तर प्रदेश में 14 केस दर्ज कर 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खास बात यह है कि 14 में से 13 मामलों में हिंदू महिलाओं पर जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाने का आरोप है। इसमें से 2 मामलों में शिकायतकर्ता पीड़ित लड़की है। इसी को कानून विरोधी अविश्वास की वजह बताते हैं, लेकिन बीजेपी इन आपत्तियों को खारिज कर रही है। ये चिट्ठी पत्री अवार्ड वापसी है तो बहुत दिन से चल रहा है। जब से 14 में हम लोग सरकार में आए, कोई चिट्ठी लिख रहा है, कोई अवार्ड वापस कर रहा है और बाद में वो कहते हैं कि नहीं हमसे कोई लिखवा के ले गया। इस तरह यूपी को बदनाम करने की कोशिश कोई न करे। आज यूपी में कानून का राज है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का पुराना विवाद है। बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया, लेकिन इससे जुड़े कानून के कड़े प्रावधान ने इसे और भी ज्यादा विवादित बना दिया है। आज तक ब्यूरो।